हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ऑन स्टडी टाइम्स। आज मैं आप सबको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में आपको बताऊंगा और ये बीए प्रथम वर्ष का सिलेबस भी है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस में आता है द सोर्सेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। तो इसमें हम सबसे पहले इस बात करते हैं प्राचीन भारत इतिहास के निर्माण में पुरातात्विक स्रोतों का योगदान। पुरातात्विक स्रोतों का क्या योगदान था, तो आज हम चलिए इसके बारे में पहले इसका परिचय जान लेते हैं। बीती घटनाओं के अध्ययन कहते हैं इतिहास से हम अतीत की जानकारी लेकर एवं वर्तमान से तुलना करके भविष्य की योजना तैयार कर सकते हैं। और इसके प्रत्येक देश, समाज, व्यक्ति का एक इतिहास होता है। इसका मतलब है कि हम अपने पिछले इतिहास को पढ़कर आगे और उसको जो इतिहास में गलतियां हुई हैं उसको ना दोहराकर अपने आने वाले भविष्य को और अच्छा बना सकते हैं। और प्रत्येक समाज का, प्रत्येक व्यक्ति का एक अपना इतिहास होता है। इसी के बारे में ये बता रहा है। पुरातात्विक स्रोतों का प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। भौतिक आवेश द्वारा अतीत के अध्ययन को पुरातत्व कहते हैं, अर्थात जिसमें हम अपने पुराने महल जैसे कहीं खोदते हैं और उसमें उनका सिंहासन मिलता है, किसी का सिक्के मिलते हैं, उनके द्वारा जो हम अध्ययन कर पाते हैं उन्हें हम पुरातत्व कहते हैं। और उसी संस्थान को पुरातात्विक विभाग भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन स्रोतों से प्राचीन स्थलों के समय निर्धारण में मदद मिलती है। पुरातात्विक स्रोत प्रागैतिहासिक काल संबंधी समस्याओं को हल करने में सहायता प्रदान करते हैं तथा स्मारक, भवन, अन्य पुरातात्विक स्रोत का वैज्ञानिक अध्ययन प्राचीन भारतीय समाज एवं संस्कृति को एक स्पष्ट रूप देने में प्रदान करता है। तो गाइस, ये सरल भाषा में लिखा हुआ है, आप इसे समझ ही सकते हैं। तो चलिए फिर हम अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, आइए अब इसके सेकंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में मुख्य रूप से भौतिक अवशेष, अभिलेख, सिक्के, भवन एवं स्मारक मूर्तियाँ आदि आते हैं। तो सबसे पहले आइए भौतिक अवशेष के बारे में जान लेते हैं। पाषाण कालीन मानव के संबंध में हम उत्खननों से प्राप्त हुए अवशेषों के द्वारा ही जानकारी प्राप्त करते हैं। उत्खननों से प्राप्त मृद भांडों के अवशेष आदि से हम मानव की विकास यात्रा को समझ सकते हैं। इसी प्रकार नवपाषाण काल के अवशेषों और उपकरणों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि इस काल में मनुष्य ने पशुपालन और कृषि करना आरंभ कर दिया था। इसका मतलब हम यह समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपको गाइस बता दें कि मृद भांडो मतलब बर्तन होता है। इन सब के अवशेषों से हम ये जान सकते हैं कि मनुष्य कितना विकासशील था उस समय में। और आगे का बताते हैं कि नवपाषाण काल के अवशेषों और उपकरणों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि इस काल में मनुष्य पशुपालन और कृषि करना आरंभ कर दिया था। अर्थात उस समय का मनुष्य इतना विकसित था, इतना उसकी क्षमता थी कि वो पशुपालन और कृषि करना आरंभ कर दिया था। इसी से हम ये जान सकते हैं कि वो काफ़ी विकसित हो चुका था। अब आगे सेकेंड पॉइंट के बारे में जानते हैं। इसके अभिलेख। पुरातात्विक स्रोत में सबसे महत्वपूर्ण स्थान अभिलेखों का है। अभिलेख पत्थर एवं धातु की चादरों के अलावा स्तूपों, मंदिरों की दीवारों, मुहरों, ईंटों और मूर्तियों पर भी खुदे हुए प्राप्त होते हैं। ईसा के आरंभिक शतकों से पत्थरों के स्थान पर ताम्रपत्रों का प्रयोग आरंभ हुआ। शकनरेश रुद्रादमन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में लिखा गया है और इनका प्रथम अभिलेख है। शकनरेश रुद्रादमन का लिखा हुआ जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में लिखा गया प्रथम अभिलेख है। इससे यह जान सकते हैं कि उस समय भी लोग संस्कृत भाषा का प्रचार करते थे और उसका यूज़ करते थे। आइए अब आगे जानते हैं। सिक्के भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं अपने समय में। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। प्राचीन सिक्के सोने, चांदी, तांबा, कांस्य आदि में प्राप्त होते हैं। इन सिक्कों पर मछली, हाथी, सांड, पेड़, अर्धचंद्र, तिथियां और राजाओं के देवताओं के नाम अंकित है। यहाँ पे हम आपको बता दें कि ये मछली, हाथी, सांड और पेड़ और अर्धचंद्र यह सब पुराने ज़माने की मुद्राओं में होती थी। उसके बाद में जब राजाओं का शासन हुआ तब राजाओं की जैसे फ़ोटो टाइप हम कह सकते हैं, उन्होंने सिक्कों पे उरेखना चालू कर दिया, देवताओं के नाम चालू कर दिया। ये
अब अगला पॉइंट जानते हैं, भवन एवं स्मारक। प्राचीन काल में मंदिरों और महलों की शैली से वास्तुकला के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। उत्तर भारत की कला शैली को नागर, दक्षिण भारत की शैली को वेशर शैली कहते हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश से ऊपर का क्षेत्र जो है उसे उत्तर भारत कहते हैं, जहाँ पे नागर शैली का प्रयोग होता था, तथा मध्य प्रदेश से नीचे के जो क्षेत्र हैं उन्हें दक्षिण भारत कहते हैं, और वहाँ पे वेशर शैली का प्रयोग किया जाता था। मूर्तियाँ धार्मिक आस्थाओं, कला के विकास आदि का प्रतीक होती हैं। इस काल में शांतिकता अधिक थी। इस प्रकार में बोधगया, सांची, अमरावती, बरहुत आदि की मूर्ति कला तत्कालीन समाज का चित्रण प्रस्तुत करती है। उस समय की मूर्ति कला और तथा चित्रण प्रस्तुत करती है। अब आइए चित्रकला के बारे में जानते हैं। चित्रकला से हमें तत्कालीन समाज की जानकारी प्राप्त होती है। अजंता में माता और शिशु जैसे चित्रों में शाश्वत भाव प्रकट किए गए हैं। अजंता की गुफाओं में माता और शिशु के जैसे भाव प्रकट किए गए हैं। इसी को देख के जैसे हमारे मन में भाव प्रकट होता है, इसी चित्रकारी को चित्रकला कहते हैं। तो गाइस, अब आगे का पॉइंट है इतिहास जानने के स्रोत एवं इसमें पूरा चार्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और फिर जो है हम आपको इसके बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। आप अपना नोट्स बना लें और उसके बाद अगले वीडियो में हमसे मिलते हैं। जानने के लिए गाइस हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आगे ऐसे नोट्स पाने के लिए मुझे और प्रोत्साहन दें कि मैं आपके लिए नोट्स बना सकूं और अपना पूरा योगदान दें मेरे साथ में। धन्यवाद।